हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में हम इसके दो पोर्शंस कवर करेंगे। फर्स्ट पोर्शन है इसमें हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव, जिसमें है सेक्शन नंबर 39। ठीक है, और दूसरा वाला पोर्शन है सेक्शन नंबर 40 से लेकर के सेक्शन नंबर 44 तक। इसमें है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, इसमें रेलिवेंसी से रिलेटेड ये पोर्शन है। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 39 की ट्रिक देखते हैं। सेक्शन नंबर 39 में बोला जाता है वॉट एविडेंस टू बी गिवन वेन स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक या फिर सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये इसी चीज से रिलेटेड है कि क्या है कि कौन सा एविडेंस जो है, व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, कौन सा एविडेंस जो है दिया जाएगा जब ये स्टेटमेंट जो है वो इन सब का फॉर्म पार्ट करता है। पहला तो हमें समझ में आ गया, ये फिफ्थ पोर्शन है। टोटल 8 पोर्शन है, उसका फिफ्थ पोर्शन है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सिक्स पोर्शन पे। सिक्स पोर्शन में है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि जो जजेस हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनके जजमेंट कब रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, आपने स्टेयर डिसाइसिस के बारे में समझा होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 40, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सूट, सेकंड सूट और ट्रायल। ये क्या है? प्रीवियस जजमेंट है। इसके बाद क्या है? ये सूट 2 को क्या कर रहा है? बार कर रहा है। जजमेंट 1, ठीक है, ये है J1, ये क्या कर रहा है? बार कर रहा है सूट 2 को। ठीक है, फर्स्ट सूट का फर्स्ट जजमेंट आ गया तो सूट 2 को बार कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद 41 में आता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, रेलिवेंसी है सर्टेन जजमेंट्स का। रेलिवेंसी जजमेंट ये क्या कर रहा है? रेलिवेंट हो रहा है किससे? प्रोबेट से। प्रोबेट पे बताऊं आपको, कॉपी ऑफ विल सर्टिफाइड अंडर सील ऑफ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। क्या है? विल की कॉपी है जो कि सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये प्रोबेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद 42 आता है। 42 बात करता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41। ठीक है, सेक्शन 41 में जो मेंशन्ड है उसके अलावा और चीजों की जो रेलिवेंसी है किसकी? जजमेंट, ऑर्डर, डिक्रीज की। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद 43 भी बात करता है किसकी? अदर देन किसकी? 40, 41, 42, उसका अदर देन किस में आ गया? 43 में। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो पोर्शन है 40 से 43 तक कनेक्टेड है। अब 43 में आते हैं। 43 में बात हो रही है जजमेंट्स एक्सेट्रा अदर देन 44 में बात हो रही है फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव। ठीक है, फ्रॉड है, कोल्यूजन है। अगर जजमेंट देखो यहाँ पे क्या है, जजमेंट को सिद्ध किया जा रहा है कि ये जजमेंट 1 जजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मान लो जो जजमेंट इंपॉर्टेंट है वही गलत है, तो उसमें ही कोई फ्रॉड या कोल्यूजन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसको प्रूफ करना होगा। कोर्ट की इनकॉम्पिटेंसी जो है वो प्रूफ करनी होगी। अब हम आते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सेक्शन नंबर 39 जो है इसमें बात हो रही है व्हाट एविडेंसेस टू बी गिवन। ठीक है, जब कोई स्टेटमेंट है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये सब क्या है? ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, बहुत लेंदी चीजें हैं। तो क्या तुम पूरी लेंदी चीज को स्टेट कर दोगे? नहीं, तुम सिर्फ उतना पार्ट कंसिडर करोगे विच इज नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर केस, जो कि नेसेसरी है उस पर्टिकुलर केस में। फॉर एग्जाम्पल पूरी एक बुक है, उसका सिर्फ फर्स्ट पेज नंबर 1 का पैरा 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made। ठीक है, तो पहले क्या बताओगे तुम? पहले उस पैराग्राफ 1 को स्टेट करोगे। ठीक है, नेसेसरी इन द पर्टिकुलर स्टेट टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर। अब वो पैरा 1 अगर पैरा 2 से कनेक्टेड है तो पैरा 2 को भी मेंशन करोगे क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, कि इसका इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट आया। ठीक है, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वॉज मेड। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस क्या हो गए? उसकी प्रीफेस वगैरह हो गए, उसके सर्कमस्टांसेस, तो वो भी आप मेंशन कर दो। एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, उसका जो इफेक्ट हुआ वो कंक्लूजन। तो क्या क्या आप मेंशन करोगे? पहले तो पैरा 1 तो मेंशन ही करोगे, फिर पैरा 2 क्या बता रहा है? अंडरस्टैंडिंग बता रहा है, फिर क्या बता रहा है? इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या बता रहा है? कंक्लूजन में बता रहा है, और सर्कमस्टांसेस किसमें? प्रीफेस में बता रहे हैं। तो आप समझ गए, आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया क्या क्या आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, यानी कि कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जजमेंट्स कब रेलिवेंट होता है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 में बात हो रही है प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। ठीक है, दूसरा सूट या फिर दूसरा ट्रायल को बार करने वाला क्या होता है? राइट इन पर्सोनम। ठीक है, यानी कि आपके अगेंस्ट कोई एक जजमेंट आ गया तो ये आपकी जो है एक पर्सनल राइट है। ठीक है, राइट इन पर्सोनम आपकी आ गई है। इसके बाद जो है आपका जो प्रीवियस जजमेंट है वो बार कर देगा सेकंड सूट और ट्रायल को। ठीक है, इसमें क्या होगा? द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। ठीक है, कोई जजमेंट आ गया, कोई ऑर्डर, डिक्री आ गया, ठीक है, बाय लॉ, तो वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल इज इन अ रेलिवेंट फैक्ट when the question in cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is
whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि फिर से इसका ट्रायल करना चाहिए। अब इसमें ऑलरेडी क्या है, एक बार चीजें आ गई हैं और वो रेलिवेंट है, तो क्या है, उसका कॉग्निजेंस फिर से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वही क्या करेगा, बार करेगा। ये हो गया राइट इन पर्सोनम। नेक्स्ट इसके बाद आ गया रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या है, प्रोबेट, ये किससे रिलेटेड है, विल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपकी जो विल है वो किसके अगेंस्ट होगी, पूरे वो सबके अगेंस्ट होगी। तो ये क्या है, राइट इन रेम। ठीक है, राइट इन रेम है। तो इसमें क्या है, अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिग्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट। अब इसमें सिर्फ प्रोबेट नहीं है, मेट्रिमोनियल, एडमिरालिटी, मेट्रिमोनियल भी है, शादी हो गई है आपकी, एडमिरालिटी से रिलेटेड है, या फिर इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, एनी लीगल कैरेक्टर, किसी इंसान के ऊपर लगाया जाता है जिसका लीगल कैरेक्टर ले लिया जाए, और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर और टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन बट एब्सोल्युटली। ठीक है, अब ऊपर और इसमें, ऊपर यानी कि राइट इन पर्सोनम में और इसमें राइट इन रेम में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, इट इज देखो सबसे पहली चीज क्या है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, ये पूरे वर्ड के अगेंस्ट है, एब्सोल्यूट है। ये क्या है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है। ठीक है, इसका क्या है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ऑट टू टेक कॉग्निजेंस। ये कॉग्निजेबिलिटी, ये छोटी चीज से रिलेटेड है, राइट इन पर्सोनम। और राइट इन रेम जो है ये बड़ी चीज से रेलिवेंट है। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूटली आ गया है। तो इसमें क्या है, इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलिवेंट सच लीगल। ठीक है, ठीक है, जब अगर ऐसी को, ये तब चीज रेलिवेंट होगी जब लीगल कैरेक्टर, टाइटल जो भी है रेलिवेंट है। अब इसमें क्या है, सच जजमेंट ऑर्डर और डिग्री इज कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ है, अगर आपके अगेंस्ट राइट इन रेम आ गई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल चीज से रिलेटेड आ गई है, इंसॉल्वेंसी आ गई, तो सबके लिए आप इंसॉल्वेंट हो। ठीक है, और अगर आपके और ऊपर वाले में और इसमें बस यही डिफरेंस है कि ये सबके लिए है। ठीक है, ये आपकी राइट पूरे वर्ड के अगेंस्ट है, और ये जो है ये एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सूट से रिलेटेड है। ठीक है, पर्टिकुलर सूट अगर उस चीज में आप फॉल कर रहे हो तो आप फिर से सूट नहीं डालोगे, पर किसी और चीज में आप सूट डाल सकते हो, है ना। तो ये क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सूट, पर्टिकुलर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। ये एक टॉपिक है और उस टॉपिक के अगेंस्ट आपको पर्टिकुलर राइट है। ठीक है, ये उससे अगेंस्ट है। अब इसमें क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स अक्रूड एट द टाइम व्हेन सच judgment order or decree came into operation, that any legal character to which it declares any such persons to be entitled accrued to that person at any time with such judgment order or decree declares it to have been accrued to that person। तो A B C 3 पॉइंट्स में है। पहला तो क्या है, लीगल कैरेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद सी में सीज्ड और शुड सीज्ड। इसमें क्या है, बी वाले में क्या है कि जो भी ये कैरेक्टर है वो सीज हो गया है। ठीक है, तीसरा क्या है, एंड दैट एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो एंटाइटल्ड वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बताऊं तो क्या है, अगर किसी कोई पर्सन, ठीक है, कोई लीगल कैरेक्टर में क्या है, एंटाइटल्ड है, तो वो एंटाइटल्ड रहेगा। दूसरा क्या है, अगर कुछ टेक अवे करती है, ठीक है, फ्रॉम एनी सच पर्सन, तो क्या है, या फिर सीज करती है। ठीक है, तो सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर दैट इट हैड सीज और शुड सीज। ठीक है, वो डिक्लेयर क्या करेगा, जजमेंट। पहला तो क्या है, एंटाइटलमेंट डिक्लेयर करेगा। दूसरा क्या है, टेकिंग अवे या सीजमेंट डिक्लेयर करेगा। तीसरा क्या है कि कोई इंसान जो है किसी प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड था, ठीक है, एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी इन हिज प्रॉपर्टी, तो वो जजमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इसमें क्या है, जजमेंट क्या डिक्लेयर करेगा, एंटाइटलमेंट, सीज या फिर उसकी वो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये डिक्लेयर करेगा। तो ये क्या है, जजमेंट इन रेम है। किससे रिलेटेड है, आप विल्स याद कर लो, बाकी मैट्रिमोनियल, एडमिरालिटी और इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 42 पे। सेक्शन नंबर 42 बात करता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41। ठीक है, सेक्शन 41 में क्या मेंशन था, जजमेंट इन रेम, राइट इन रेम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41, इसमें क्या है, जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 आर रेलिवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर। ठीक है, देखो 41 में पता चल गया कि एक पर्सनल एक इंसान है, उसके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उससे रिलेशन है। इसमें क्या, अगर वो चीजें पब्लिक नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, पब्लिक नेचर। ठीक है, तो वो क्या है, पब्लिक नेचर से रिलेटेड है, तो वो रेलिवेंट है। ठीक है, पब्लिक नेचर, बस यही पॉइंट याद रखना है आपको। टू द इंक्वायरी बट सच जजमेंट ऑर्डर डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव। तो 41 और 42 में क्या डिफरेंस है, ये है कंक्लूसिव, ठीक है, ये है नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लो। ए sues B for trespassing to his land. B alleges the existence of a public right of way over the land which A denies. ठीक है,
ए बी को सू करता है कि तुमने ट्रेसपास किया है, और फिर बी बोलता है नहीं उसका एक पब्लिक राइट है, राइट ऑफ वे है, जो ए डिनाई कर देता है। इसके बाद क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ अ डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट कौन है, बी है। ठीक है, तो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री की डिफेंडेंट के फेवर में कोई डिक्री आई है सूट में बाय ए अगेंस्ट सी फॉर अ ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड इन विच सी एलिज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट ऑफ वे इज रेलिवेंट। ठीक है, अगर बी के पास एक राइट आ गई है, क्या आ गई है, राइट पब्लिक राइट है, ठीक है, प्लस क्या है, वे है, वे वाली राइट है, एंटाइटलमेंट मिला है ना इसे, 41 के साथ साथ ही आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये इसका एक तरह से प्रूफ है। ठीक है, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम राइट है, उसके पास एक राइट आ गई इसकी कि हाँ ठीक है ये 42 में फॉल करता है। देखो पहली बात तो तुम्हें देखना है कि ये देखो मैट्रिमोनियल एडमिनलिटी प्रोबेट वगैरह में नहीं फॉल कर रहा है। ठीक है, पर इसके पास क्या आ गई, राइट इन रेम आ गई। तो राइट इन रेम किस में है, इसमें आ गई। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, पब्लिक नेचर की एक राइट है। बट ये क्या है, कंक्लूसिव नहीं है। तो इसमें यही लिखा गया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट बी इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी। ठीक है, कि ए अगेंस्ट ए और सी के अगेंस्ट भी एक वो आ गया, सूट हो गया फॉर ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड, लैंड भी सेम था, इन विच सी एलिज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम राइट, क्योंकि सेम राइट के बारे में बात हो रही है जो कि पब्लिक राइट है, इज रेलिवेंट बट इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसको अपने दिमाग में एक तरह से बैठा लो। ठीक है, राइट इन पर्सोनेम, राइट इन रेम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ो नेट पे जा करके। ठीक है, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा इसे, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो से अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप और समझो इसको, डिटेल एक्सप्लेनेशन समझो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन नंबर 43 पे, सेक्शन नंबर 43 में बात हो रही है जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40 to 42 व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, देखो अब क्या है, जजमेंट्स है, ऑर्डर है, डिक्रीज है, किसमें आए, 40, 41, 42 में आए। 40 में क्या है, राइट इन पर्सोनेम, 41 में क्या है, रेम, और 42 में क्या है, राइट इन रेम प्लस पब्लिक राइट। ये क्या है, जनरली इसमें सेक्शन में क्या है, इररेलेवेंट बता दिए गए हैं। जनरली क्या है, 43 में इररेलेवेंट बता दिए गए हैं, पर वो कब रेलेवेंट होंगे, जब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू, यानी कि वो फैक्ट है या फिर रेलेवेंट है अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि फैक्ट इन इशू एक क्वेश्चन ही तुम्हारा फॉर्म हो रहा है जिससे तुम किसी और जजमेंट से निकाल सको। तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, क्योंकि वो जजमेंट जो है वो रेलेवेंट है आगे, कैसे, एज अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, और वो राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनेम वाला हटा दो। ठीक है, वो रेलेवेंट है इधर, इसलिए क्या है, उसको इधर रखा जाएगा, उसको इधर यूज किया जाएगा। ठीक है, जनरली इसमें क्या है, इररेलेवेंट है, पर वो रेलेवेंट कब हो जाते हैं, जब वो फैक्ट इन इशू है या फिर वो क्या है, अदर कोई और प्रोविजन में आते हैं। अब इसके हम लोग कर लेते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 1 बात करता है, ए एंड बी सेपरेटली sue C फॉर लाइबल विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम। ठीक है, ए बी क्या करते हैं, सेपरेटली सू करते हैं सी को लाइबल के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ईच ऑफ देम में। सी इन ईच केस सेज दैट द मैटर एलिज टू बी लाइबेलियस इज ट्रू। ठीक है, सी हर केस में बोलता है कि देखो जो मैटर है लाइबेलियस एलिज किया गया है वो सच है, और सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस। ठीक है, सर्कमस्टांसेस भी ऐसे जो प्रोबेबली बताते हैं कि ये क्या है, ट्रू इन ईच केस, और इन नीदर, अगर एक में सच है तो सब में सच है, यानी कि क्या आ गया, फैक्ट इन इशू बन गया है ना। अब इसमें क्या, ए ऑब्टेन कर लेता है डिक्री अगेंस्ट सी फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन। ठीक है, ए जो है वो सी के अगेंस्ट डिक्री कर लेता है। तो क्या है, द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन बी एंड सी। क्या ए ऑब्टेन कर लेता है डिक्री अगेंस्ट सी फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन। ठीक है, सी क्या कर लेता है, फेल कर देता है अपनी जस्टिफिकेशन बताने में। तो ये फैक्ट क्या है, फैक्ट इररिलेवेंट है बी और सी के बिटवीन में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फॉल नहीं हो रहा है। किसमें फॉल नहीं हो रहा है, सेक्शन 40 में फॉल नहीं हो रहा है, 41 में फॉल नहीं हो रहा है, और 42 में भी फॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट इन पर्सोनेम में भी फॉल नहीं हो रहा है, राइट इन रेम में भी फॉल नहीं हो रहा है, और राइट इन रेम प्लस पब्लिक राइट में भी फॉल नहीं हो रहा है। तो किसी में ये फॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो रेलिवेंट नहीं है 43 में। अब हम इसका सेक्शन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी एज वाइफ। ठीक है, ए प्रोसिक्यूट करता है एडल्ट्री विद सी एज वाइफ, ए की वाइफ है। ठीक है, बी डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ, बी डिनाई ही कर देता है कि सी ए वाइफ है, ये मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है। बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी ऑफ एडल्ट्री, कोर्ट क्या कर देता है, कन्विक्ट कर लेता है बी ऑफ एडल्ट्री। आफ्टरवर्ड सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग ए। ठीक है, अब आफ्टरवर्ड्स एक और केस आ जाता है जो कि क्या होता है, बाइगेमी का होता है। तो सी सेज दैट शी नेवर वॉज एज वाइफ। ठीक है, तो सी बोल देता है कि वो तो ए की वाइफ ही नहीं थी। तो जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट एज अगेंस्ट सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 40 में भी नहीं आता है, 41 में भी नहीं आता है, 42 में भी नहीं आता है। ठीक है, तो 43 में भी नहीं आता है। ठीक है,
अब ये क्यों नहीं आता है, देखो ए वर्सेस बी आ गया तो वो नॉट रेलिवेंट इन ए वर्सेस सी। ए वर्सेस बी अगर कुछ जजमेंट आया है तो वो ए वर्सेस सी में भी जजमेंट नहीं है। आपको देखो देख के लगेगा कि ये जो है मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, ठीक है, पर ये क्या है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है। बाइगमी क्या है, देखो इसमें बाइगमी है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये मैट्रिमोनियल नहीं है, ठीक है, ये मैट्रिमोनियल नहीं है, क्रिमिनल है, इसलिए ऐसा है। तो ये 40 में भी नहीं फॉल करता, 41 में भी नहीं फॉल करता, 42 में भी नहीं, तो 43 में भी नहीं। तो 43 आपको आने के लिए 40, 41, 42 पूरे आने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है इलस्ट्रेशन सी। A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. आप काउ चुरा रहे हो। A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. ठीक है, जो B ने उसको बेच दी थी as between A and C. तो judgment against B is irrelevant. ठीक है, इसमें भी judgment जो है B के against जो है irrelevant है। Next इसके बाद है A has obtained a decree for possession of land against B, C, B's son. ठीक है, B's son मर्डर्स ए इन कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या है, वो मर्डर कर देता है ए इन कॉन्सिक्वेंस। तो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट इज रेलिवेंट एज शोन मोटिव फॉर अ क्राइम। अब इसमें क्या है, मोटिव किस में रेलिवेंट है, मोटिव रेलिवेंट है सेक्शन नंबर 43 में। क्यों, क्योंकि मोटिव जो है वो है फैक्ट इन इशू। ठीक है, मोटिव जो है वो फैक्ट इन इशू है, इसलिए जजमेंट अगेंस्ट उसका जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा इधर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इधर, बट इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाता है कि देखो मोटिव जो है फैक्ट इन इशू क्या क्या होता है। मोटिव होता है डैमेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, मोटिव इंपॉर्टेंट होता है, एक्टस रिया इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही मेंस रिया भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया इलस्ट्रेशन ई। ए इज चार्ज विथ थेफ्ट। ठीक है, चोरी का इल्जाम लगा है एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। पिछली बार भी उसको कन्विक्शन हुआ था थेफ्ट का। द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया 43 आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर फैक्ट इन इशू है तो वो रेलिवेंट है किसमें, 43 में। ठीक है, सेक्शन 43 में। नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन बची है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 8 as showing the motive for the fact in issue. ठीक है, तो ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है, रेलिवेंसी बता रहा है। कैसे बता रहा है आपको, रेलिवेंसी जो पार्ट 1 है ना, इसका पार्ट 1 की आप वीडियो देखिएगा। पार्ट 1 किसमें, चैप्टर 2 के ही पार्ट 1 में आपको रेलिवेंसी बताई गई है। उस रेलिवेंसी से रिलेटेड किसमें बात हो रही है, सेक्शन नंबर 43 कि मान लो अगर चीजें 40, 41, 42, 43 वाले 40, 41, 42 वाले जजमेंट्स, ठीक है, जजमेंट्स अगर नहीं रेलिवेंट है तो कब वो रेलिवेंट होगा, प्रीवियस जजमेंट, जब तुम्हारे मोटिव बताए, ठीक है, जब तुम्हारा एक्ट बताए। ठीक है, ये सब चीजें अगर वो बता रही हैं जो कि फैक्ट इन इशू है तो जरूरी है। तो इसमें आपको इलस्ट्रेशन ई और एफ भी देखना है जब आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना है 43 का। और अगर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 43 देखनी है तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। इधर बाइगेमी में हो गई, आप बाइगेमी वाला याद रखिएगा इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये है, और ये वाला केस क्या है, ठीक है, ये वाला केस भी याद रखिएगा कि मैटर क्या है, लाइबेलियस वाला मैटर है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा कि किस चीज के लिए सू किया, लेबल के लिए सू किया है। ठीक है, तो ये 40, 41, 42 में नहीं फॉल करता है। नेक्स्ट और लास्ट इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44 बात करता है फ्रॉड और कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। क्या है, फ्रॉड है, कल्यूजन है, इन ऑब्टेनिंग जजमेंट। ठीक है, किस चीज के लिए आप जजमेंट ऑब्टेन कर रहे हो, या फिर इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। अब उसको आपको प्रूव करना है। इसमें क्या है, एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोई भी पार्टी है, कोई भी सूट में क्या कर रहा है या फिर अदर प्रोसीडिंग्स में क्या करेंगे वो लोग, शो करेंगे। ठीक है, दैट एनी जजमेंट ऑर्डर डिक्री विच इज रेलिवेंट अंडर 40, 41, 42 एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी। ठीक है, 40, 41, 42 में जो रेलिवेंट थी, पिछले जजमेंट की बात हो रही, आप किसके बारे में बात करो, सूट 2 के बारे में बात करो। ठीक है, जो कि रेलिवेंट थी और कि प्रूव्ड की थी एडवर्स पार्टी ने, वॉज डिलीवर्ड बाय द कोर्ट नॉट कम्पिटेंट टू डिलीवर इट। ठीक है, आप ये बोलोगे कि पिछला जजमेंट आप हमारे में अप्लाई नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वो एक ऐसे कोर्ट ने दिया है जो कि कम्पिटेंट नहीं है, या फिर कैसे ऑब्टेन की थी, फ्रॉड या कोलिजन से ऑब्टेन की गई थी। ठीक है, तो 44 में आप बात कर रहे हो किस चीज की, 44 में आप बात कर रहे हो इधर जजमेंट नहीं लगाओगे, किसमें, सूट 2 में। ठीक है, जजमेंट नहीं लगाओगे सूट 2 में। 43 में बात क्या कह दी जा रही है, 40, 41, 42, 40, 41 और 42 में जो कि इररेलेवेंट रहेगा। ठीक है, सॉरी 40, 41, 42 जनरली जो है इररेलेवेंट रहेगा, पर 43 में जो है ये सब रेलिवेंट हो जाएगा। क्यों, फैक्ट इन इशू। ठीक है, प्रीवियस जजमेंट जो है जनरली इररेलेवेंट बट रेलिवेंट हो जाएंगे जब फैक्ट इन इशू आ जाएंगे। 42 में बात की गई है किस चीज की, 42 में बात की गई है, देखो रेम है। ठीक है, जजमेंट इन रेम प्लस क्या है, पब्लिक नेचर का है। ठीक है, बट ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है,
रेम है, पब्लिक नेचर का है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। 41 में बात की गई है प्रोबेट मैट्रिमोनियर एडमिरालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो 41 में फॉल करता है। बट एक और चीज़ याद रखनी है, ये राइट इन रेम भी है, और तीसरी चीज़ कंक्लूसिव प्रूफ भी है, पर मैट्रिमोनियल में बाइगमी नहीं आती है, क्रिमिनल प्रोसीजर आता है। और 40 में बात हो रही है जजमेंट, ठीक है, जजमेंट कैसी, जजमेंट 1 जो है वो सूट 2 को बार कर सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।